मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है अपने लेक्चर पुराने वाले लेक्चर से आगे। ध्यान से देखो, हमने बोला था कि ओपरेन एंड हेल्डेन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिस थ्योरी को बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी। इनके अनुसार पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल। मगर ये तो थ्योरी था बेटे, इसको लैब में जिसने प्रूव किया उसका नाम था यूरे और मिलर। किसने? यूरे और मिलर ने इस थ्योरी को लैब में प्रूव किया। तो ठीक है, तो दे प्रूव, क्या प्रूव कर रहे हैं? ओपरेन और हेल्डेन की थ्योरी, हाइपोथेसिस को, जो कि करेक्ट है। कहाँ पर? लैब में। कैसे किया? ध्यान से समझते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आराम से समझ में आता है। ध्यान से सुने। उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया। इस सेटअप में क्या था, एक तरफ बॉइलिंग वाटर लिया गया था और एक तरफ स्पार्क चैम्बर। कैसा चैम्बर लिया गया था बाबू? स्पार्क चैम्बर। तो एक तरफ लिया गया स्पार्क चैम्बर और एक तरफ लिया गया क्या? बॉइलिंग वाटर। स्पार्क चैम्बर वो चैम्बर था जो मिमिक कर रहा था उस समय के ओशियन को, ठीक है। और इसमें दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगा रखे थे। क्यों लगा रखे थे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड? ताकि स्पार्क जनरेट कर सके। और ये स्पार्क लाइटनिंग को मिमिक कर रहा था। उस समय बहुत ज़्यादा तेज लाइटनिंग हो रही थी ना, ठीक है, तो लाइटनिंग को मिमिक कर रहा था। और वही बोल रहे हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड से स्पार्क निकल रहे थे लगभग 75,000 वोल्ट के। 75,000 वोल्ट के स्पार्क निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला ये चैम्बर था, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से। अब क्या हुआ, ये जो बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पर जो बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पर पानी गर्म कर रहा था उसने। और पानी जब गर्म किया तो यहाँ से पानी वेपर में बना और ये वेपर होता 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 इधर आ गया, ठीक है। इस स्पार्क चैम्बर में इन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था। कितने के रेशियो में लिया था? 2:1:2, ठीक है। इधर से वाटर आ गया तो कौन कौन कंपाउंड हो गए इसमें? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ठीक है। अब देखिए, ये कनेक्टिंग है जो इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टर है। अब नीचे में देखिए, ये स्पार्क चैम्बर के नीचे में कंडेंसर लगा के रखा था। क्या लगा के रखा था? ताकि जो भी चीज़ यहाँ पानी, जो भी चीज़ रिएक्शन के फलस्वरूप बने ना, वो तुरंत ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद यहाँ पर लाल रंग का लिक्विड दिखाए हैं, ठीक है, सब समझा रहे हैं। ये जो कंडेंसर है बेटा, ये कूल डाउन करता था, वाटर वेपर को किस में बदलता था? लिक्विड में। अच्छा, इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। पानी जो था ना बेटे, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म था, बहुत ज़्यादा, वॉल्केनिक की तरह, ठीक है। वाटर वेपर वाटर लिक्विड में बदल गया और जो भी कंपाउंड बना वो सब इस पानी के साथ, स्पार्क चैम्बर में जो भी कंपाउंड बना वो पानी के साथ मिक्स होके कहाँ चला गया बेटा? इस रेड लिक्विड में आ गया। क्लियर? तो जो भी कंपाउंड बना वो पानी के साथ मिक्स होके कहाँ गया? रेड लिक्विड। ये जो रेड लिक्विड दिखाए ना, ये रेड कलर का लिक्विड इनको मिला। इस रेड लिक्विड को जब ये एनालाइज किए, स्टडी किए, तो इसमें बहुत सारा एमिनो एसिड, जैसे एलानीन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब इनको एमिनो एसिड मिला, ठीक है। अब सोचो, इससे ये निष्कर्ष निकाले कि देख रहे हो, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने कौन सा कंपाउंड बना लिया? एमिनो एसिड बना लिया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओपरेन और हेल्डेन का जो थ्योरी है, केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी, वो लगभग सही प्रतीत होती है। अच्छा, तो एक साइंटिस्ट के कहने से तो दुनिया नहीं मानी होगी, इसीलिए आगे चल के अलग अलग साइंटिस्टों ने इन मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर का, मतलब इनका, किसका, इन्हीं दोनों का मानो, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो बदला। यहाँ 2:1:2 है, तो अलग लोगों ने अलग रेशियो लिया। किसी ने कोई और रेशियो लिया, किसी ने 3:1:2 ले लिया। जब वो यहाँ अलग अलग रेशियो लेते थे तो यहाँ मिलने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो भी बदल जाता था, ठीक है। कभी शुगर मिलता था, कभी एमिनो एसिड्स मिलता था, कभी कुछ फैट मिल जाते थे, कभी कुछ पॉलीसेकेराइड्स मिल जाते थे। इसका मतलब ओपरेन और हेल्डेन बिल्कुल सही था कि प्रिमिटिव अर्थ पर ऐसा ही हुआ होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे उन्हीं से समहाउ
इवोल्यूशनरी फोर्स के द्वारा क्या बन गया होगा, ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गया होगा। आ रहा है समझ में? तो देखिए ये पेज 2 है बेटा। हमने बताया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। क्या बताया? थ्योरी ऑफ किसने दिया था? ऑपरेन और हेल्डन ने। प्रूफ किसने किया? यूरे एंड मिलर में। एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया बेटे, उसके बाद जो इवोल्यूशन चला, उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन नहीं चला, उसके बाद जो इवोल्यूशन चला वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो याद रखना, इवोल्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो 3 प्रकार का, केमिकल, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक। ठीक है, तो देखिए जो भी ऑर्गेनिक, सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ बना बेटे? ओशियन में बना। वो सब उसी स्टेट में पड़े हुए थे। क्यों? बहुत सालों तक। क्यों? क्योंकि उस समय का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, तो कोई उनको डिकम्पोज करने के लिए तो आ नहीं रहा था, तो उसी फॉर्म में वो लाखों साल तक पड़े रहे। हो सकता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड समहाउ आपस में जुड़ गए हों और कोलॉइडल स्ट्रक्चर बनाए हों, जिसको कुछ वैज्ञानिकों ने नाम दिया प्रोटोबायोंट। मतलब लाइफ से पहले, लाइफ जैसा चीज, इसको बोल सकते हो जीवन जैसा स्ट्रक्चर। जीवन जैसा स्ट्रक्चर का मतलब जीवन नहीं है। जीवन कहाँ से शुरू होता है? जीवन शुरू होता है सेल से। ये सेल जैसा स्ट्रक्चर है, सेल नहीं है। ठीक है, और ऐसे ऐसे 2 प्रोटोबायोंट्स बनाए गए लैब में। एक कोसरभेट नाम दिया गया, एक को माइक्रोस्फीयर। ओपरेन ने बनाया था इसको, और इसको सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाने से बनाया था, और ये प्रोटीन एमिनो एसिड को ड्राई करके बनाया था। ठीक है, सिडनी फॉक्स ने। ये सिर्फ ग्रो कर सकता था, मतलब सराउंडिंग से खाना को एब्जॉर्व करता था, अपना साइज बढ़ाता था, मगर इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता था। मतलब ये बडिंग, ठीक है, बडिंग नहीं कर सकता था, बाइनरी फीजर वगैरह नहीं कर सकता था, जबकि ये रिप्रोड्यूस कर सकता था और ये साइज में भी बढ़ सकता था। तो ज़्यादा अच्छा प्रोटोबायोंट कौन था बेटे? माइक्रोस्फीयर जैसा। तो या तो नेचर में क्या बने हो, शुरुआत में कोसरभेट जैसे स्ट्रक्चर बने हो, या माइक्रोस्फीयर जैसे स्ट्रक्चर बने हो, जो भी बने हो व्हाटएवर, उनको क्या नाम दिया गया? प्रोटोबायोंट्स। ठीक है, अब ये प्रोटोबायोंट्स में ही आगे चल के जब म्यूटेशन होता है तो बन जाता है ईओबायोंट। क्या बन जाता है बेटा? ईओबायोंट वायरस लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर में न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब बाहर में प्रोटीन है और अंदर में आरएनए या न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड नाम का स्ट्रक्चर। बाहर में प्रोटीन, मतलब ये वायरस लाइक ईबायोंट बन जाते हैं। ठीक है, अब खुराना साहब बोलते हैं, हमारे जो पुराने वैज्ञानिक हैं खुराना साहब, भारत वाले, वो बोलते हैं कि सबसे पहला मटेरियल आरएनए ही बना होगा। इसीलिए प्रिमिटिव अर्थ पर कौन डोमिनेट कर रहा था? आरएनए। प्रिमिटिव अर्थ को उन्होंने आरएनए वर्ल्ड का नाम दिया था। कैसा वर्ल्ड का नाम दिया था? आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहला बना। सवाल है कि आरएनए ही पहले क्यों बना? 2 कारण है। पहला कारण, देखो हम कोई इंफॉर्मेशन को यदि डीएनए से निकाल के प्रोटीन में बदलना चाहें तो पहले डीएनए से आरएनए क्या चलाना पड़ता है? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर क्या चलाना पड़ता है? ट्रांसलेशन। 2 प्रोसेस चलाना पड़ता है। 2 प्रोसेस चलाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मोर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मोर एंजाइम चाहिए। मगर यदि आरएनए से ही हम प्रोटीन बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ क्या चलाना होगा? ट्रांसलेशन। तो एक स्टेप प्रोसेस है, इसलिए सिंगल स्टेप प्रोसेस है, लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट है, लेस एनर्जी कंज्यूमिंग है। इसीलिए सबसे पहले क्या आया? क्योंकि उस समय एनर्जी उतना नहीं था कि बड़ा बड़ा रिएक्शन चलाया जा सके, छोटा छोटा रिएक्शन चल रहे थे। ठीक है, अरे वो भी तो भाग भरोसे हो रहे थे। ठीक है, तो यही रिएक्शन चलाया गया कि पहले आरएनए को हिलाया गया और उससे क्या बना लिया गया? प्रोटीन। तो पहले आरएनए आया। दूसरा कारण यह है बेटा कि आरएनए अनस्टेबल होता है डीएनए के रिस्पेक्ट में, और हमको अभी अनस्टेबल पार्टिकल ही चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि अनस्टेबल होगा तो इसमें क्या होगा बेटा?
म्यूटेशन, और म्यूटेशन से बदलाव होंगे। और अभी तो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी जल्दी बदले, उतना जल्दी जल्दी बदलेगा, उतना जल्दी फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा म्यूटेशन हो सकता था, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है। अब आप में से कोई बच्चे हमको कमेंट करके बताइएगा कि आरएनए किन किन वजहों से अनस्टेबल होता है, आरएनए किन किन वजहों से अनस्टेबल होता है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या हुआ, अब जो ईओ बायोन्ड्स बने थे उनमें म्यूटेशन हुआ और फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बन गया। क्या बन गया? ईओ बायोन्ड्स कैसे थे? वायरस लाइक थे। क्या वायरस लाइक थे? अब इनमें जब म्यूटेशन हुआ तो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल बना। मगर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थे ये कीमो हेट्रोट्रॉपिक थे, ये अपना खाना नहीं बनाते थे। एटमॉस्फेयर अभी भी एनाएरोबिक है, पता है ना, ये अपना खाना नहीं बनाते थे। ये जहाँ पड़े थे ना ओशियन में, उन्हीं का खाना खा जाते थे, बाहर से खाना एब्जॉर्ब करके खाते थे। कुछ सालों में इन्होंने सारा खाना क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। तो देखिए, इनमें कोई ऑर्गेनेली नहीं था, नेकेड डीएनए था, एनाएरोबिक थे और फॉर्म्ड इन ओशियन थे। ये अपना खाना नहीं बना सकते थे और ऑर्गेनिक मैटर जो ओशियन में मौजूद था उसी को यूज कर रहे थे। एक समय आया कि सारा खाना खा गए, तो इनको बदलाव की ज़रूरत हुई और ये पहला ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल बन गए जो केमिकल को तोड़ के एनर्जी निकाल सकता है, मतलब कीमो ऑटोट्रॉप बन गए। ठीक है, मगर अभी भी केमिकल को तोड़, वाटर को तोड़ेंगे तब न एरोबिक होंगे, और वाटर को तोड़ तभी सकते हैं जब क्या डेवलप कर जाए? क्लोरोफिल। अभी तक क्लोरोफिल नहीं आया है। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक हो गए, जैसे आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। फिर इनमें बदलाव हुआ और क्या हो गया बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल बने। मगर अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल बने हैं इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। क्या है? बैक्टीरियो, प्रिमिटिव टाइप का क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया तो हैं, मगर ये अभी भी एनाएरोबिक हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक तो हैं मगर ये ऑटोट्रॉपिक तो हैं मगर ये वाटर को तोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, कैन यूज लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को यूज करते थे और कहाँ पड़े थे? ओशियन में। आगे चल के बेटा इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हुआ? बदलाव हुआ और क्या डेवलप कर गया? बैक्टीरियो क्लोरोफिल में चेंज हुआ और क्या डेवलप कर गया बेटा? डेवलप कर जाता है क्लोरोफिल। क्या डेवलप कर गया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में सबसे पहले आया? साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गा कहते हो। ब्लू ग्रीन एल्गा ने क्या किया? CO2 और वाटर को जोड़ के ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। जैसी ऑक्सीजन रिलीज हुआ, एटमॉस्फेयर जो आपका एटमॉस्फेयर था कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग था, सॉरी रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग से किस में चेंज कर गया? ऑक्सीडाइजिंग आ गया। तो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से किस में चेंज कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग में। रिड्यूसिंग से किस में चेंज कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग में। ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, फोटोसिंथेसिस इज ऑन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया। आ गया समझ में? इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल जो अभी बताया एनाएरोबिक से एरोबिक हुआ और बाद में यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। मगर जब ये क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल एनाएरोबिक से एरोबिक हुआ, तभी एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ, वातावरण में ऑक्सीजन रिलीज हुआ और एटमॉस्फेयर चेंज कर गया, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग की ओर। ठीक है, और एनाएरोबिक बैक्टीरिया से ही किसका निर्माण होता है बेटा? यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल, अच्छा यहाँ पर भी डीएनए नेकेड था, ऑर्गेनेली नहीं था। ये सब तो बच्चा में ही पढ़े, ऑर्गेनेली नहीं था, डीएनए नेकेड था। ठीक है, और डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा था। ठीक है, नेकेड डीएनए का मतलब यही होता है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब सेल ऑर्गेनेली बन गए, ये एरोबिक हो गया। अब देखिए हमने क्या क्या सीखा। हमने बहुत चीज़ सीखा। हमने सीखा केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया? ऑपरेन और हेल्डेन ने। प्रूफ किसने किया? जल्दी बताइए, प्रूफ किसने किया? तो प्रूफ
प्रूफ करते हैं इसको। ऑपरेन दिया किसने? ऑपरेन और हेल्डन, और यूरे और मिलर ने प्रूफ करते हैं। ऑपरेन और हेल्डन ने, यूरे और मिलर ने प्रूफ किया ओशियन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में प्रोटोबायोंट से पहला यूकैरियोटिक सेल बनाना। अब हम सीखेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में दो पार्ट, पहला यूकैरियोटिक सेल बन चुका है, उससे एक तो एनिमल का विकास और एक प्लांट का विकास हुआ कि नहीं? एनिमल के विकास में देखें तो पहले प्रोटोजोआ आया, फिर पोडिफेर आया, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, उसके बाद कॉर्डेट बढ़ते चले गए, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, उसके बाद कॉर्डेट्स आए, कॉर्डेट में पहले फिश आए, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से दो ब्रांच निकला, पहले एप्स फिर मैमल्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेकंड थ्योरी। अच्छा, दूसरा प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, पहले एनिमल्स का फिर प्लांट्स का, और दूसरा हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें लैमार्किज्म और डार्विनिज्म पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से बेटा आपका सेकंड लेक्चर क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। ये 5 पेज का नोट्स है, ये 5 है और ये 6 है। 6 पेज का नोट्स हम PDF डाल देते हैं। थैंक यू।